चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो हमें इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक की गहराई में ले जाएगा। एक ऐसी जगह जहां पौराणिक कथाएं, विज्ञान और पुरातत्व सब एक साथ मिल जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द्वारका के खोए हुए शहर की। जरा सोचिए, साल है 1983। भारतीय पुरातत्वविदों की एक टीम अरब सागर की गहराइयों में है और वहां उन्हें कुछ ऐसा मिलता है जिसकी शायद किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। रेत और चट्टानों के बीच इंसानों के बनाए हुए स्ट्रक्चर्स। यकीन मानिए, उस पल उनके शरीर थम से गए होंगे, सांसें रुक गई होंगी और दिमाग में बस एक ही सवाल कौंधा होगा, क्या ये वही शहर है जिसका जिक्र हजारों साल पुरानी किताबों में? और बस यही वो सवाल है जो आज हमारे इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में है। क्या सच में एक ऐसा शानदार शहर जिसके बारे में हमने सिर्फ प्राचीन ग्रंथों में पढ़ा है, जो कहते हैं कि समुद्र में खो गया था, क्या वो सचमुच में मौजूद था? चलिए साथ मिलकर इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। तो इस पूरी खोज को, इसके महत्व को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस शहर की कहानी को जानना होगा। मतलब आखिर ये द्वारका थी क्या? ये कहानी है श्री कृष्ण की राजधानी द्वारका की। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ा तो उन्हें अपनी प्रजा के लिए एक सुरक्षित जगह की जरूरत थी। तो उन्होंने समुद्रदेव से जमीन का एक टुकड़ा मांगा और समुद्रदेव ने उन्हें 12 योजन यानी लगभग 96 किलोमीटर जमीन दे दी। और फिर इस जमीन पर खुद भगवान विश्वकर्मा ने एक ऐसे भव्य शहर को बनाया जिसके चारों ओर बड़े बड़े गेट्स थे, यानी द्वार। और इसी वजह से इसका नाम पड़ा द्वारका, मतलब द्वारों का शहर। अब जरा इस शहर के स्केल की कल्पना कीजिए। भागवत पुराण के हिसाब से इसका वैभव, मतलब इसकी शानो शौकत, आज की हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा थी। कहा जाता है कि इस शहर में 9 लाख से भी ज्यादा, जी हाँ, 9 लाख से ज्यादा आलीशान महल थे। ये नंबर ही उस जमाने की समृद्धि को दिखाता है। और ये कोई मामूली महल नहीं थे। सोचिए, दीवारें सोने के, फर्श चांदी के और हर तरफ बेशकीमती हीरे जवाहरात जड़े हुए। लेकिन बात सिर्फ अमीरी की नहीं थी, इस शहर की प्लानिंग कमाल की थी। एकदम सीधी सपाट सड़कें, एक बहुत बिजी पोर्ट और यहाँ तक कि एक एडवांस सिंचाई सिस्टम भी था, जो उस जमाने में सोचना भी मुश्किल है। मतलब द्वारका सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर एक सेल्फ सफिशिएंट सिटी थी। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये शहर इतना परफेक्ट था तो फिर ये गायब कैसे हो गया? कहते हैं ना, जहां सृजन होता है वहां विनाश भी होता है। और द्वारका की कहानी पर भी एक गहरे श्राप की परछाई पड़ने वाली थी। द्वारका की किस्मत पर असल में 2 बड़े और शक्तिशाली श्रापों की मोहर लगी। पहला श्राप तो गांधारी का था। महाभारत के युद्ध में अपने 100 बेटों को खोने के बाद उन्होंने गुस्से में श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे उनका वंश खत्म हुआ, वैसे ही कृष्ण का यदुवंश भी आपस में ही लड़कर खत्म हो जाएगा। और दूसरा श्राप वो लगा श्री कृष्ण के बेटे सांब की एक गलती की वजह से। उन्होंने कुछ ऋषियों का मजाक उड़ाया और ऋषियों ने उन्हें श्राप दे दिया कि वो एक ऐसे लोहे के मूसल को जन्म देंगे जो पूरे यदुवंश के विनाश की वजह बनेगा। और फिर ये श्राप एक एक करके एक भयानक चेन रिएक्शन की तरह सच होने लगे। सबसे पहले सांब ने उसी शापित मूसल को जन्म दिया। उसे फौरन पीसकर समुद्र में फेंक दिया गया। लेकिन उस पाउडर से किनारे पर एक खास तरह की नुकीली घास उगाई। बाद में यदुवंशी नशे में धुत होकर उसी घास से एक दूसरे से लड़े और मारे गए। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मूसल का एक छोटा सा टुकड़ा एक मछली ने निगल लिया था। एक शिकारी ने उस मछली को पकड़ा और उस टुकड़े से अपने तीर की नोक बनाई। और बदकिस्मती से वही तीर आखिरकार श्री कृष्ण के पैर में लगा। और जैसे ही उन्होंने अपना शरीर त्यागा, समंदर आगे बढ़ा और पूरी द्वारका नगरी को वापस अपने अंदर समा लिया। तो इस घटना के बाद हजारों सालों तक द्वारका सिर्फ एक कहानी बनकर रह गई। एक ऐसी कहानी जो शास्त्रों में, पुराणों में सुनाई जाती थी। लेकिन फिर वक्त बदला, आधुनिक युग आया और इस खोई हुई कहानी को ढूंढने की जिद शुरू हुई। इसकी शुरुआत हुई 1930 के दशक में कुछ अफवाहों और कानापूसी से। पायलट्स और मछुआरे कहने लगे कि उन्हें समंदर के नीचे कुछ अजीब, कुछ बनावटी चीजें दिखती हैं। फिर बात थोड़ी आगे बढ़ी 1963 में, जब एएसआई ने जमीन पर पहली खुदाई की। लेकिन असली गेम चेंजर आया 1979 में, जब खासतौर पर द्वारका को ढूंढने के लिए भारत की पहली मरीन आर्कियोलॉजी यूनिट बनाई गई।
और फिर वो साल आया जिसने सब कुछ बदल दिया, 1983, जब डॉक्टर एस.आर. राव और उनकी टीम ने वो खोज की जिसकी हम बात कर रहे थे। और इस पूरी खोज का हीरो अगर किसी को कहा जा सकता है तो वो थे डॉक्टर एस.आर. राव। उनकी सोच थोड़ी अलग थी। वो मानते थे कि महाभारत और पुराण जैसी किताबें सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं हैं, बल्कि ये हमारे इतिहास का रिकॉर्ड हैं, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं। और उनका ये विश्वास पक्का था कि अगर द्वारिका सच में थी तो वो कहीं और नहीं बल्कि गुजरात के तट के पास ही मिलेगी। पर ये सफ़र, ये खोज बिल्कुल भी आसान नहीं थी। सोचिए, उस वक्त भारत में मरीन आर्कियोलॉजी एक बिल्कुल नया फील्ड था। किसी के पास कोई तजुर्बा नहीं था, कोई खास उपकरण नहीं थे, और रिसोर्सेज की तो इतनी कमी थी कि आप हैरान हो जाएंगे सुनकर कि उन्होंने अपना ये ऐतिहासिक मिशन सिर्फ 800 रुपए के बजट से शुरू किया था। छोटे छोटे डोनेशन से ये पैसे जमा किए गए थे। लेकिन इतनी मुश्किलों के बावजूद डॉक्टर राव और उनकी टीम ने हिम्मत नहीं हारी। वो लगे रहे और फिर धीरे धीरे एक एक करके समंदर की गहराइयों से ऐसे सबूत मिलने शुरू हुए जो विज्ञान को सीधे हजारों साल पुराने ग्रंथों से जोड़ रहे थे। और यहीं से कहानी सबसे दिलचस्प मोड़ लेती है। देखिए कि ग्रंथ क्या कहते हैं और वैज्ञानिकों को क्या मिला। महाभारत में जिक्र है एक बड़े किलेबंद शहर का। जमीन पर 30 मीटर नीचे 560 मीटर लंबी पत्थर की दीवार मिलती है। ग्रंथों में एक बिजी पोर्ट और जहाज़ों का जिक्र है। समंदर के तल पर ठीक वैसे ही पत्थर के एंकर्स मिलते हैं। शानदार महलों और इमारतों की बातें हैं। 30 से ज़्यादा बड़े बड़े पत्थर के खंभे और उनकी नींव मिलती है। ये बिल्कुल ऐसा था मानो वो प्राचीन ग्रंथ कोई कहानी की किताब नहीं बल्कि एक असली खजाने का नक्शा हो। लेकिन इन सब में जो सबसे चौंकाने वाली खोज थी वो थी एक आर्टिफैक्ट, एक कलाकृति। जब वैज्ञानिकों ने इसकी कार्बन डेटिंग की, मतलब इसकी उम्र पता लगाने की कोशिश की, तो जो रिजल्ट आया उस पर किसी को यकीन ही नहीं हुआ। वो चीज 9000 साल पुरानी निकली। 9000 साल! ये तो हड़प्पा सभ्यता से भी हजारों साल पुराना है। इस एक खोज ने इंडियन हिस्ट्री की पूरी टाइमलाइन को ही चैलेंज कर दिया। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। साल 2001 से 2007 के बीच टेक्नोलॉजी और एडवांस हो गई। अब टीमों के पास एडवांस सोनार मैपिंग थी। आप इससे समंदर के अंदर का एक अल्ट्रासाउंड समझ सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी से उन्होंने लगभग 4000 स्क्वायर मीटर का एरिया स्कैन किया और नतीजा, इसने न सिर्फ डॉक्टर राव की खोज को कंफर्म किया बल्कि और भी बड़े बड़े मानव निर्मित स्ट्रक्चर्स का पता लगाया। और कार्बन डेटिंग ने फिर से साबित किया कि ये 5000 से 9000 साल पुराने हैं। तो इन सारे सबूतों को देखने के बाद चलिए वापस अपने सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। आखिरकार द्वारका क्या है? एक मिथक या इतिहास? और इसके डूबने की असली वजह क्या थी? इस पर मोटे तौर पर 2 थ्योरीज सामने आती हैं। एक है पौराणिक वजह, जो कहती है कि श्री कृष्ण के देह त्यागने के ठीक बाद श्राप की वजह से समुंदर ने शहर को डुबो दिया। दूसरी है वैज्ञानिक वजह, जो कहती है कि उसी समय के आसपास समुद्र का जल स्तर बहुत तेजी से और विनाशकारी रूप से बढ़ा था। हो सकता है किसी बड़ी सुनामी की वजह से। और यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प संभावना बनती है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये दोनों वजह असल में एक ही सिक्के के 2 पहलू हों? सोचिए, हजारों साल पहले समुद्र के स्तर में अचानक आई ऐसी तबाही को लोग शायद समुद्र का क्रोध या श्राप का असर ही समझते। तो आखिर में द्वारका की ये खोज हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। ये बताती है कि शायद आस्था और विज्ञान हमेशा एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते। कभी-कभी वो एक ही सच तक पहुंचने के 2 अलग-अलग रास्ते भी हो सकते हैं। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर समंदर में डूबे एक शहर की कहानी सच हो सकती है, तो हमारी दूसरी पौराणिक कथाओं में और कितने ऐसे इतिहास छुपे हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।